दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि पिछला नाउ टू नेक्स्ट चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने स्टूडेंट्स को कहने पर, जिसे जियोग्राफी फर्स्ट नाम से अपलोड किया गया। आज उसका सेकंड पोर्शन मैं बताने वाला हूं, फॉर्मेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या आकाशीय अथवा खगोलीय पिंडों का निर्माण किस प्रकार। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्पेस में जो बिग बैंग के बाद मैटर और एनर्जी रिलीज हुई, उसमें दो टाइप की मैटर और एनर्जी का आज की डेट में ऑब्जर्वेशन और परीक्षण किया जाता है। एक को हम बोलते हैं विजिबल यूनिवर्स, अर्थात वो जिसके बारे में हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं टेलीस्कोप या नेकेड आइज के जरिए, और दूसरा जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक या ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए जाना जा सकता है। और ऐसी चीजें या ऐसी एग्जिस्टेंस जो स्पेस में ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक या ग्रेविटेशनल वेव्स द्वारा जानी जाती हैं, उन्हें हम डार्क मैटर भी कहते हैं या डार्क एनर्जी। और ऐसा सिद्धांत डॉक्टर एलन गुथ ने इन्फ्लेशनरी थ्योरी में प्रेजेंट किया है, जिसकी चर्चा मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूं। ओके, तो आज वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो ये है कि टोटल यूनिवर्स का 5%, ओनली 5% ये विजिबल है, जबकि 95% ये डार्क एनर्जी प्लस डार्क मैटर इनके कंट्रीब्यूशन से बना, जिन्हें केवल ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए या लेंसिंग टेक्निक के जरिए भी जाना जा सकता है। नेकेड टेलीस्कोप या टेलीस्कोप के जरिए उसको हम नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं आकाश में पिंडों के रूप में, उनको फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने पिछली बार ही बात किया था चर्चा में, जब स्पेस बना तो फंडामेंटल पार्टिकल्स बने, देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देन एटम्स। हमें मालूम है आज की डेट में सबसे हल्का एटम जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए, वो हाइड्रोजन। दैट मीन्स कि सबसे पहले जो बना वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धीरे धीरे कूल स्पेस में कंडेंसेट होने लगी, पास पास उनके पार्टिकल्स क्या होने लगे, पास पास आने लगे। एक इस प्रकार का अगर हम स्पेस मान लें कि ये सपोज एक एरिया या एक स्पेस है, टोटल स्पेस अगर हम मान लें, और यहाँ पर हम मान लें हाइड्रोजन का एक पार्टिकल, केवल एक पार्टिकल, तो और ये स्पेस कैसा है, काफी कूल, इसकी पोजीशन क्या है इस समय, काफी कूल है। लेकिन जैसे जैसे इसमें फर्दर पार्टिकल्स आते जाएंगे, वैसे वैसे ही इसका टेम्परेचर थोड़ा सा एक दूसरे के टकराव के कारण क्या होगा, बढ़ने लगे, क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है, एक पास आ रहा है। जैसे एक कमरे में एक व्यक्ति अगर ठंडे विंटर सीजन में खड़ा है तो हो सकता है उसे ठंड ज्यादा लगे, लेकिन अगर उसी एरिया में उसी कमरे में 30 लोग और आ जाए, 30% और आ जाए, तो हम देखेंगे अपने आप ही उसका टेम्परेचर एक नेचुरल फिनोमिना या केमिकल फिनोमिना के कारण बढ़ जाता है। वैसे ही यहाँ पर इस जो भी स्पेस था, इसका टेम्परेचर इस अदर स्पेस जो इसको घेरे हुए था उसकी अपेक्षा क्या हो गया, हॉट। ये क्या हो गया, हॉट, और ये क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में कूल ही रहा। अब हॉट होने के कारण यहाँ पर एक प्रकार का नया क्लाउड पन तैयार होने लगा, इसे क्लाउड, ऊंट क्लाउड बोलते हैं, डेफिनेटली इसे ऊंट क्लाउड। तो ऊंट क्लाउड्स बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन के स्पेस में
बहुत ही कूल टेम्परेचर पर कंडेंसेशन से बने एक क्लाउड्स हैं जो आगे चलकर स्टार्स साइकिल में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट के रूप में, सेलेशियल ऑब्जेक्ट में रूप में हम सबसे पहले क्या पाते हैं, पूर्ण क्लाउड्स बन या जायंट क्लाउड्स बन। अब क्लाउड्स बने हैं तो इसका ग्रेविटेशन इसके ग्रेविटेशन के अगेंस्ट या मास कह ले हम, इसका मास इसके मास की अपेक्षा कुछ अधिक होगा और ये पूर्ण क्लाउड्स अदर स्पेस की अपेक्षा हैवी मैसिव होने के कारण स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेस टाइम को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, जिससे एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन शुरू हो जाता है और स्पेस टाइम बेंड होने लगता है। यहां से हमारी नई थ्योरी शुरू हो जाती है, इसे बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। और इन्हीं स्टार्स से जब मिलियंस ऑफ स्टार्स बन जाते हैं तो उनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण। तो गैलेक्सी और कुछ नहीं है, इसी प्रकार के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जनरेट बेंड हुए स्पेस से बनी एक आकृति या एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारी अपनी पृथ्वी जिस सोलर सिस्टम में, उस सोलर सिस्टम में एक स्टार है, उस स्टार का नाम क्या है, सन। उस स्टार का नाम है सन। वो सोलर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम कहाँ है, जिस गैलेक्सी में पड़ता है उसका नाम है मंदाकिनी। लेकिन जब हम अर्थ से उसको देखने की कोशिश करते हैं या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तकनीकी माध्यमों से, तब हम उसका केवल एक पहलू ही देख पाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं मिल्की वे। उसको बोलते हैं मिल्की वे। तो एक्चुअल में मंदाकिनी और मिल्की वे में थोड़ा सा डिफरेंस। मंदाकिनी स्पाइरल है फर्स्ट थिंग, और वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जबकि मिल्की वे उस मंदाकिनी का वह हिस्सा है जो अर्थ से विजिबल होता है, नेकेड आइज के जरिए। ठीक है, अब यहां से हम अपना दूसरा शुरू करते हैं टॉपिक कि फॉर्मेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी में स्टार्स बने, स्टार्स से गैलेक्सीज बनी, इस तरीके से बेंड हुआ और एक ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल फोर्सेस ने इस स्पेस मैटर और ऑब्जेक्ट्स को बेंड किया। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड। तो अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये जान लीजिए कि स्टार, इसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है। आपने बहुत सी बुक्स में पढ़ा होगा, ये सही है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ स्मॉल स्टार होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। कैसे ऐसा होता है, सब एक ही प्रकार से क्यों नहीं होता? सपोज अगर हम बात करें हमारे अपने स्टार सन की, तो उसकी अपेक्षा अगर हम बात करें नॉर्थ स्टार, पोल स्टार या ध्रुव तारे की, तो वो काफी ज्यादा बड़ा है। पर ऐसा क्यों? अगर स्टार्स बने तो उनका साइज वगैरह वगैरह डिफरेंट क्यों है? इसका सिंपल रीजन है स्पेस में अवेलेबल विजिबल मैटर एंड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, क्योंकि उसका परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए स्पेस में मैसिवनेस या मैसिव ऑब्जेक्ट्स भी अलग अलग प्रारंभिक द्रव्यमान या प्रीलिम्स या प्रीवियस मास के आधार पर ही बने। ठीक है, जैसे हमारे अपने सन के चारों ओर 8 प्लैनेट्स सराउंड कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, लेकिन सब एक ही आकार के नहीं,
सबका मास अलग अलग। ऐसे ही हमारे सभी स्टार एक जैसे गैलेक्सी में नहीं है। ठीक है, तो जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं स्टार की, तो पहले हम ये देखते हैं कि ऊर्ट क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन हुआ था उनका प्रीवियस मास, प्रारंभिक द्रव्यमान कितना था, क्योंकि वो उसी आधार पर स्पेस को बेंड करे और उनके चारों ओर जो नए ऑब्जेक्ट या जिन्हें आप प्लैनेट्स कहते हैं वो भी उसी आधार पर उनके चारों ओर बने। ओके, तो ऊर्ट क्लाउड्स डिपेंड करेगा कितना मास था। अगर हैवी मास है, इसको दो कर लें, अगर कम मैसिव है तो हम उससे मान लेते हैं एक जायंट क्लाउड बनेगा। और अगर बहुत हैवी है, वहां पर वो क्लाउड हैवी मैसिव है, तो हम कह देते हैं सुपर जियांट क्लाउड बना। अब एक नई थ्योरी आई है कि इसके पश्चात, इनके पश्चात उसमें धीरे धीरे एक केंद्र के प्रकार की संरचना डेवलप होती है, जिसमें उस टोटल क्लाउड का जो आउटर लेयर है उससे पार्टिकल केंद्र की तरफ या अंदर की तरफ आ रहे हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं परिधि से केंद्र की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसा प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब हमारा जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो अगर हम इस तरीके से मान लें कि ये परिधि है किसी क्लाउड की और यहाँ पर कंडेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पार्टिकल्स इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, पार्टिकल्स इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहे हैं। तो इस संरचना को बोला गया प्रोटोस्टार। इसका क्लासिफिकेशन किस नाम से किया गया? प्रोटोस्टार। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमारे हाइड्रोजन के कंडेंसेशन से सबसे पहले बनते हैं ऊर्ट क्लाउड्स। उनसे जिस प्रकार का संघनन और पार्टिकल्स उसके आउटर से इनर की तरफ धीरे धीरे फ्लो होते हैं, हमारा जो जनरेट आकार होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार में आपसी जो उसका इनर पोर्शन होता है क्लाउड का, उसमें आपसी पोर्शन में, अंदर के पोर्शन में आपसी पार्टिकल्स में इतना ज्यादा टकराव होता है हाइड्रोजन के कि उससे धीरे धीरे हीट जनरेट, और हीट जनरेट हो रही तो एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं धीरे धीरे केंद्र में क्या होने लगता है, उसके हीट और एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन इतनी नहीं जनरेट होती कि न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो और वह एनर्जी को आउटर एटमॉस्फेयर से भी रिलीज कर। ठीक है, दैट्स मीन प्रोटोस्टार अभी जो बना है इसमें मेन कंपोनेंट हो गया आपका हाइड्रोजन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपकी हो गई, अभी इस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ठीक है, एंड थर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या हम जी कह रहे हैं इसको सीधे सीधे जी, वो इसकी एनर्जी को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और इसको मास दे रहा है और ये स्पेस को बेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोटोस्टार लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, फिर ऐसी प्रक्रिया हजारों मिलियन लाखों सालों तक चलती रहती है। उसके बाद ये प्रोटोस्टार, एक नई थ्योरी सामने आई है टी-टॉरी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर एक समय ऐसा आने लगता है जब प्रोटोस्टार में न्यूक्लियस तो जनरेट हो गया, यहाँ पर अगर हम मान लें इसका केंद्र, तो लगभग केंद्र हल्का फुल्का बन गया है,
लेकिन अब जो पार्टिकल्स का अंदर की तरफ फ्लो था वो स्टॉप हो गया। वो क्या हो गया है? स्टॉप, रुक गया। मतलब अब केंद्र की तरफ पार्टिकल्स नहीं जा रहे हैं या हाइड्रोजन नहीं जा रहा। ओके, तो जब हाइड्रोजन केंद्र की तरफ नहीं जा रहा है तो यहां पर जो केंद्र बन पाया है अब उसका द्रव्यमान क्या है? यह है उसका प्रारंभिक द्रव्यमान, जो आने वाले फेज में आपको पता चलेगा। तो अगर इसका केंद्र हैवी है तो यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक काफी सालों बाद होगी, कोई ये नहीं कि आज बना और 6 महीने बाद शुरू होगी, नहीं, इसमें लाखों वर्षों का समय लगता है। ठीक है, लाखों वर्ष। जैसे हमारा अपना सूर्य है या स्टार है। सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी कोई अगर तारा है तो वो है सूर्य। और उसके बाद अगर हम कोई दूसरा देखते हैं कि हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक सवाल कभी कभी और आ जाता है एमसीक्यूज वगैरह में कि पृथ्वी से आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो नजर आकाशीय पिंड अगर लिखा है वहां पर कौन सा आकाशीय पिंड है जो रात में सबसे अधिक चमकीला है, तो वो वीनस भी है, क्योंकि उसको इवनिंग या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। लेकिन वीनस आफ्टर ऑल एक प्लैनेट, फर्स्टली वो स्टार है ही नहीं। ये कॉमन नाम है उसका, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग। पहली चीज, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला तारा पूछा जाए, रात नहीं शब्द का यूज किया गया, केवल शब्द यूज किया गया है कि पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन है, तो सूर्य। सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो सूर्य। सूर्य से अगर क्वेश्चन आता है सूर्य से सबसे पास कौन सा तारा, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दूसरी चीज, पृथ्वी से सूर्य के बाद दूसरा सबसे दिखने वाला तारा कौन है, नजदीकी तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी से सूर्य के अतिरिक्त आकाश में दूसरा दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन है, तब आंसर आपका होगा साइरस या डॉग स्टार। साइरस को क्या बोलते हैं, डॉग स्टार। ठीक है, तो ये एमसीक्यू से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट होगा तो बाद में डिस्कस करेंगे, हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर लाखों वर्षों के बाद नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन के दो पार्टिकल्स मिलकर एक हो रहे हैं। अब पार्टिकल्स मिल रहे हैं मतलब क्या हुआ, उनके केंद्र ही आपस में मिल गए। इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर कोई बॉन्ड नहीं बनाया, बल्कि एटम का न्यूक्लियस, दो पार्टिकल्स के एटम के न्यूक्लियस ही एक हो गए। ठीक है, मतलब जैसे 1H1 ये होता है प्लस 1H1, ये दोनों आपस में मिल गए। तो दोनों आपस में जब मिलते हैं तो रिलीज क्या हुआ, 2He4 ये बना, और एनर्जी बनी, और एनर्जी बनी। अब एनर्जी रिलीज हो गई है, हीलियम, इसको क्या बोलते हैं, हीलियम, 2He4 दैट मींस हीलियम। अब एनर्जी रिलीज हो गई, तो जब इसमें से एनर्जी किस रूप में रिलीज हो रही है, फोटॉन। किस रूप में रिलीज हो रही है, फोटॉन, जो कि है फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब वो फोटॉन प्रकाशित, वो एनर्जी क्या हो रही है, प्रकाशित। वो एनर्जी कैसे होने लगी, प्रकाशित। अब इसको हम बोलते हैं कि प्रोटो स्टार से नेक्स्ट स्टेज टी टॉरी होने के बाद, टी टॉरी, टी टॉरी का केवल एक ही मतलब है कि परिधि से केंद्र की तरफ अब पार्टिकल्स का जाना बंद हो गया। ओके, तो यहां टी टॉरी के बाद हम देखते हैं क्या बन गया, नेक्स्ट पेज हमारी आ गई। अब हम बोलते हैं इसको स्टार। अब स्टार का अर्थ, यहां पर एक केंद्र है, केंद्र में मेन कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोजन।
ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीलियम, और रिलीज कर रहा है एनर्जी। वो एनर्जी फोटॉन के रूप में या लाइट, प्रकाश के रूप में वहां के वातावरण से भी बाहर जा रही। अब हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ, अब यह एक तारा या स्टार। उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अब हम दूसरी चीज देख रहे हैं, यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका सीधा सा अर्थ ये भी है कि अब हम इसे स्टार बोल रहे हैं, और यहाँ पर अब केंद्र से एनर्जी रिलीज हो रही है, परिधि से भी बाहर निकल रही है। इसका मतलब अब यहाँ पर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कन्वर्ट हो गया है वीक न्यूक्लियर। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर कमेंट करिए, मैं उस क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक पर अगर आप आते हैं तो इट्स सो गुड, बहुत बढ़िया रहेगा। प्लीज आइए, जो मैं मोस्ट वेलकम। आप भी आइए और अदर स्टूडेंट्स भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आइए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रोटोस्टार, देन टी-टॉरी, देन स्टार। ओके, यहां तक के हम पहुंच। अब एक स्टार अपनी कितने समय तक प्रकाश देता रहता है या कब से वो बना, इस जानने की टेक्निक को आज वर्तमान में लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जान लिया है। और इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि यह एक स्टार की एज है, आयु। जैसे हमारा अपना स्टार अर्थात सूर्य, उसकी आयु 4.6 अरब या 4.6 अरब वर्ष बताइए, इतना पुराना हो चुका है। गैलेक्सी में तो इससे प्राचीन भी पड़े होंगे, बहुत प्राचीन। ठीक है, हैवी भी होंगे, ऐसे भी होंगे। चलिए, तो स्टार बन जाने के पश्चात अब डिपेंड करता है आगे क्या होगा, क्योंकि उसके केंद्र में हाइड्रोजन जो अवेलेबल थी, जो उसको मास दे रही थी, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होने के कारण कंटिन्यू एनर्जी रिलीज करती जा रही है। उसको स्टोर्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स उसको संभाल नहीं पा रहा है उस एनर्जी, तो वहां पर वीक न्यूक्लियर फोर्स कार्य करता है और एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन जितने भी तारे आकाश में, जितने भी स्टार्स हैं, सबके केंद्र में अगर वो प्रकाशित हो रहा है तो सबके केंद्र में वीक न्यूक्लियर फोर्स ही होगा, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वहां से, उसी को हम रेडिएशन बोलते हैं। अर्थात हर सूर्य में रेडियो एक्टिव रेडिएशन जिसे बोलते हैं वो होता ही रहेगा, और उसका कारण क्या है, उसका वीक न्यूक्लियर फोर्स या क्षीण नाभिकीय बल। ठीक है, तो जब स्टार्स बनता है, अब स्टार्स बनने के बाद आगे क्या होता है, तो इसके जानने के लिए हम यूज करते हैं कि स्टार्स का मास कितना है, इसका प्राइमरी मास कितना है। और उसमें भारतीय वैज्ञानिक एक थे, एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने एक थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया था जिसे चंद्रशेखर सीमा नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर सीमा। और ये बताता है कि हमारा जो सन है, हमारा जो सन है, अगर किसी स्टार का द्रव्यमान उस सन के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक है तो अगली स्टेज यह आए, और अगर उसका द्रव्यमान 1.44 से कम है तो अगली स्टेज यह है। लेकिन स्टार्स के बाद की जो अवस्था है
उसको हम बोलते हैं रेड जायंट फेज। तो रेड जायंट फेज एक्चुअल में क्या है कि उसके केंद्र से धीरे धीरे हाइड्रोजन बर्न हो रही है, हीलियम बन रहा है और प्रकाशित हो रहा है, तो धीरे धीरे केंद्र में हाइड्रोजन कम होती रहेगी। अगर हम ये मान लें, इस स्टेज में मान लें स्टार है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर हीलियम हाइड्रोजन है जो हीलियम में कंटिन्यू कन्वर्ट हो रही है। तो अगर हम रेड जायंट फेज में देखेंगे तो क्या पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत कुछ बर्न हो चुका है और बचा है हीलियम, तो यहाँ पर हीलियम की अधिकता हो जाएगी और केंद्र छोटा होने लगेगा और केंद्र में हाइड्रोजन। लेकिन अभी भी ये प्रकाशित हो रहा, अभी भी ये प्रकाशित हो, ठीक है, ये होने लगता है। तो इस कंडीशन में क्योंकि उसका केंद्र धीरे धीरे संकुचित हो रहा है, वहां हाइड्रोजन कम हो रही है, मास कम हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण भी कम होगा, तो इसका आउटर एटमॉस्फेयर बढ़ने लगता है। अगर उसका प्राइमरी मास इससे कम है तो अगर इस तारे का, एनी तारा मान लें, कोई तारा मान लें हम, ए बी सी डी कुछ, अगर उस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के 1.44 गुना से कम है तो उसका एटमॉस्फेयर धीरे धीरे क्या करेगा, फैलता जाएगा और केंद्र जो है इसका ये धीरे धीरे क्या होगा, संकुचित होगा। ऐसी स्टेज में रेड जायंट फेज से वह तारा अगली स्टेज में पहुंच जाता है जिसे बोलते हैं व्हाइट स्टार। व्हाइट स्टार, ठीक है। और अब चूंकि वो छोटा हो गया है तो यहां पर हम एक चीज इसमें ऐड कर देते हैं और वो है ड्वार्फ स्टार। क्यों, ये ड्वार्फ का मतलब क्या है, ड्वार्फ का मतलब ये है कि इसका केंद्र छोटा हो गया है, इससे प्रकाश कम निकल रहा है। लाल रंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत कम बची है, उसकी जो ल्यूमिनिसिटी होती है वो कम होती जाती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं रेड जायंट फेज। वो धीरे धीरे लाल रंग ज्यादा प्रकाशित करता है, सफेद कम। ओके, तो ये बोलते हैं। तो इससे क्या बनता है कि व्हाइट स्टार एक्चुअल में क्या है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। वो एक्चुअल में क्या बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। अब समझ गए होंगे आप लोग कि इसको व्हाइट स्टार ना बोल के ड्वार्फ स्टार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसका केंद्र सफेद है, आकार में ये रेड जायंट में पहुंच चुका है, लेकिन ल्यूमिनिसिटी कम हो गई है और केंद्र संकुचित हो गया है, इसलिए ड्वार्फ। लेकिन प्रकाशित हो रहा है इसलिए स्टार। ठीक है दोस्तों, ओके। अब अगर इसका द्रव्यमान हम ये मान लें कि इससे भी अधिक था, अगर इससे अधिक था तो केंद्र में उसके अभी भी हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए वो अपने आउटर एटमॉस्फेयर, जो उसका आउटर एटमॉस्फेयर है, उसको इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं, लीक नहीं करेगा। तो इस प्रकार व्हाइट ड्वार्फ स्टार का मीन्स कि उसके केंद्र में अभी भी हाइड्रोजन है, अदर आउटर एटमॉस्फेयर जो उसका था उसमें हीलियम की अधिक। अब केंद्र संकुचित हो रहा है जिसके कारण उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फोर्स कम हो रहा है, इसके कारण वो अपने आउटर एटमॉस्फेयर को एक धमाके के साथ छोड़ देता है, सॉरी धमाके के साथ नहीं छोड़ देता है बल्कि, तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि बोलिए ये होता है। तो इस प्रकार एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार के केंद्र में हाइड्रोजन होता है लेकिन कम प्रकाश होता है, संकुचित हो जाता है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है केंद्र का, जिसके कारण उसका आउटर एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में डाइल्यूट होता है और वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार के रूप में हमको दिखाई देता है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के रूप में उसकी पहचान होती है। आगे चलकर वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार जो है वो भी
उसका केंद्र में बिल्कुल हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और पूरी तरीके से अब व्हाइट डॉर्फ स्टार में कोई आउटर एटमॉस्फेयर नहीं बचा है, केवल क्या बचा है, न्यूक्लियस। इसीलिए इसको ड्वार्फ बोलते हैं, व्हाइट ड्वार्फ, क्योंकि इसका कोई अब एटमॉस्फेयर नहीं बचा है, केवल केंद्र बचा है। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में डाइल्यूट हो गया है। यहाँ से व्हाइट ड्वार्फ स्टार जो है ये धीरे धीरे इसकी ये हाइड्रोजन में बर्न हो जाती है जो न्यूक्लियस में बची थी, सालों बाद, हजारों सालों बाद, और आगे चलकर ये बन जाता है सिर्फ एक ब्लैक ड्वार्फ। अब इसके आगे स्टार शब्द नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रकाश बचा ही नहीं। तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार का मतलब केवल एक ब्लैक ऑब्जेक्ट जिसके केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में बदल चुकी थी और हीलियम भी चेंज होकर काहे में बदल गई है, कार्बन, आयरन आदि चीजों में इजीली कन्वर्ट हो हैवी मेटल। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे प्रोटोस्टार, पहले ऊर्ट क्लाउड्स, देन प्रोटोस्टार, देन टी टॉरी, देन स्टार, देन व्हाइट ड्वार्फ स्टार, देन ब्लैक ड्वार्फ, ये सब डिपेंड करते हैं उसकी प्रिलिमिनरी मास। ओके दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी इस वीडियो में लाइव बने हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए प्लीज। थैंक यू। कंटिन्यू करना। अगर उसका प्रिलिमिनरी मास किसी स्टार का, अदर स्टार का हमारे सन के मास के 1.44 से ज्यादा है या काफी ज्यादा हो सकता है, 3 टाइम्स ज्यादा हो सकता है 5 टाइम्स ज्यादा हो सकता है 10 टाइम्स ज्यादा। अगर ऐसा है तो उसका एंड, जिस तरीके से कम मैसिव स्टार का एंड आफ्टर ऑल कहां पर हुआ, ब्लैक ड्वार्फ पर हुआ, ऐसे ही अगर हैवी प्रिलिमिनरी मास के साथ में कोई स्टार बनता है या उसकी प्रोटोस्टार फेज शुरुआती होती है, देन टी टॉरी, देन स्टार, तो उसमें जब रेड जायंट फेज पे वो पहुंचता है, एक हैवी मैसिव स्टार, जब वो एक हैवी मैसिव स्टार जो है जब रेड जायंट फेज पर पहुंचता है, रेड जायंट फेज पर पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस में अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मात्रा में, क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए वो अपने केंद्र को संकुचित न करके पूरे एटमॉस्फेयर को ही बेंड करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ओके, और इससे क्या होगा, उसका एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा कुछ समय के लिए, कुछ समय का मतलब यहाँ सेकंडों से नहीं है, मिनटों से है इसका मतलब लाखों साल है, एक ही नजर आने लगेगा कि एटमॉस्फेयर और केंद्र उसका एक ही है। हमें ऐसे लगेगा कि तारा एकदम सडनली खत्म हो रहा, लेकिन नहीं, जब जहां तक कि वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वहां तक के उस एटमॉस्फेयर को वो अपनी तरफ घसीटेगा, जहां पर उसका ये बल टूट जाएगा या सीमा खत्म हो जाएगी, वो एक तेज धमाके के साथ अपने बाहरी एटमॉस्फेयर को दूर अंतरिक्ष में उछाल देगा, आउटर एटमॉस्फेयर को दूर अंतरिक्ष में उछाल। और इस घटना को हम बोलते हैं नोवा या सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो सुपरनोवा या नोवा एक्सप्लोजन एक्चुअल में क्या है, एक हैवी हाइड्रोजन से बना केंद्र किसी स्टार का, जिसने अपने पूरे आउटर एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ घसीटा और उसके बाद एक सीमा के बाद तेज धमाके या विस्फोट के साथ उसको बाह्य अंतरिक्ष में उड़ा। इसको बोलते हैं हम सुपर नोवा एक्सप्लोजन, सुपर नोवा एक्सप्लोजन।
ठीक दोस्तों, अब जो बचा, जो खाली बचा वो रह गया केंद्र। अब इस केंद्र की डेंसिटी इतनी ज्यादा होने लगती है, वो अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज्यादा डेंस होने लगता है, इतना ज्यादा डेंस होने लगता है कि वो सभी जितने भी उसके आउटर एटमॉस्फेयर या आसपास आउटर एटमॉस्फेयर के भी पास के जो चीजें थी वो संकुचित होने लगती है उसके साथ में। तो इसका एंड दो टाइप से हो सकता है, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार के रूप में होगा या फिर ब्लैक होल। अगर वो हमारे सूर्य से 2.5 से 3-4 गुना अधिक था तो वो न्यूट्रॉन स्टार में ये होता है कि केवल केंद्र बचा है, एटमॉस्फेयर नहीं, आउटर एटमॉस्फेयर नहीं। और केंद्र में भी हाइड्रोजन बर्न हो चुकी है, बिल्कुल, हीलियम भी बर्न हो चुका है, कार्बन भी बर्न हो चुका है, आयरन बचता है। तो इसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है कि ये अपने पोल्स से, जो इसके पोल्स होते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स के जो पोल्स होते हैं वहां से गामा रेडिएशन बर्स्ट छोड़ता है, जिसको बोलते हैं GRD, अर्थात गामा रेडिएशन। और अगर बहुत ज्यादा मैसिव था तो न्यूट्रॉन स्टार भी ना एंड होकर वो कहने में चला जाएगा सीधे सीधे एक ब्लैक होल, अर्थात अब उससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। न्यूट्रॉन स्टार में तो गामा रेज बाहर निकल रही थी, लेकिन यहां ब्लैक होल मतलब इतना हैवी मास था उसका कि अब उससे प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता। तो ये अभी तक के ज्ञात सबसे हैवी डेंस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अगर कोई होता है तो वो है ब्लैक होल। उसके पश्चात न्यूट्रॉन स्टार का कम डेंस होता है डेंसिटी, ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उससे प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता। तो अगर हम ब्लैक होल के बारे में या उससे फर्दर अगली जानकारी चाहते हैं तो प्लीज अगले क्लास में या अगले वीडियो में जरूर आइएगा। हम फिर स्वागत था नाउ नेक्स्ट में, और फिर मिलेंगे नाउ टू नेक्स्ट एपिसोड 3। थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा जिसमें आप